नमस्कार, मैं मनदीप कुमार आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे वर्क पावर एनर्जी, जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसके पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ स्क्रीन पे हमने 2 बुक्स दिखाई हुई है आपको, अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट और फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल। इन दोनों बुक्स में हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस और थ्योरी जो है वो कंपाइल की है, तो आप इन दोनों बुक्स को रेफर कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी बुक्स हैं ये। तो स्टार्ट करते हैं हम वर्क पर एनर्जी पावर का पार्ट 2। तो ये देखिए, पार्ट 2 में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो वर्क का थोड़ा सा, जो पार्ट 1 में हमने जहाँ पे छोड़ा था वहाँ से आगे चलते हैं, थोड़ा वर्क का और देखते हैं। तो यहाँ एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि द एरिया अंडर एफएस कर्व, द एरिया अंडर एफएस कर्व गिव्स वर्क। अब मैं इसका एग्जांपल लेके बताता हूँ, जैसे क्या है इसमें, क्या एग्जांपल है। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन in the graph shown below, in the graph shown below from displacement x equal to 0 meter to x equal to 10 मीटर। ये ग्राफ दिया हुआ है इस तरीके से, और यहाँ पे है फोर्स न्यूटन में, और ये यहाँ पे है फोर्स न्यूटन का मार्क, और ग्राफ जो जा रहा है वो इस तरीके से जा रहा है, और ये डिस्टेंस है यहाँ पे 10 और ये है 5 मीटर। ये ग्राफ गया है इस तरीके से, और यहाँ है डिस्प्लेसमेंट इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट एक्स, और ये है इस एक्सिस पे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे अगर दिया हुआ है तो हमको क्या करना है, तो जैसा ऊपर लिखा हुआ है द एरिया अंडर एफएस कर्व गिव्स वर्क, वो बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हम बात करते थे पहले वीटी ग्राफ की। जैसे ये वीटी ग्राफ का नीचे का एरिया होता था और ये डिस्प्लेसमेंट देता था, तो हम वी और टी को मल्टीप्लाई करते थे तो इस तरीके से हमको मिलता था। उसी तरीके से आप सिंपल देख सकते हैं किसका मल्टीप्लिकेशन जो है क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट जो है ये, इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वर्क मिलेगा। तो इसके नीचे का एरिया जो है वो निकालना है, तो बड़ा सिंपल है ये क्वेश्चन। ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये है 10, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये है 4। तो एरिया विल बी, एरिया जो होगा ये होगा वर्क डन, और ये क्योंकि ट्राइंगल है तो मैं कह देता हूँ सीधा सीधा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस जो है वो 10 के बराबर है और हाइट जो है 4 के बराबर है, तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे W आ जाएगा 5 इंटू 4 यानी कि 20 जूल। तो 20 जूल जो है ये वर्क डन होगा, 20 जूल्स वर्क डन। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए मैं आगे चलता हूँ थोड़ा, मैं आपको जो है थोड़ा वर्क एनर्जी थ्योरम और करवाता हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम जो होता है ये क्या होता है, तो स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए क्या होता है, ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है ये बताता है कि वर्क और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है। जैसे जो हम वर्क करते हैं वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में, तो किस तरीके का कन्वर्जन है ये वर्क एनर्जी थ्योरम में बताया जाता है। तो मैं सिंपल सा लेता हूँ यहाँ पे कि ये मान लीजिए ये मास m है और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, और मैंने एक फोर्स लगाया है यहाँ पे F।
जिसके कारण ये बॉडी जो है यहाँ तक डिस्प्लेस हुई और यहाँ पे जिसकी वेलोसिटी है ये v हो गई और जो डिस्प्लेसमेंट मेरे को यहाँ मिला वो है s। तो ये यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जो वर्क डन है ये बराबर है F इंटू एस। F बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये आ गया MAS, तो ये W आ गया यहाँ से मास एंड मल्टीप्लाइड बाई AS। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ इक्वेशन जो होती है हमारी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2AS। तो यहाँ से मैं कहता हूँ कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 जो है ये बराबर है AS के। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड कह देता हूँ मैं। और यहाँ पे मैं कहता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि जो W है ये बराबर है M और यहाँ पे हम कहते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया यहाँ से W और यहाँ पे आ गया हाफ मल्टीप्लाइड बाई M। यहाँ पे आ गया v स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर, तो ये आ गया W और यहाँ पे आ गया हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया वर्क डन दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखिए हम सबको पता है हाफ एम वी स्क्वायर या हाफ एम यू स्क्वायर जो है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहाँ से हमने क्या किया कि वर्क जो है पहले तो उसको निकाला और फिर इस इक्वेशन में हमने पुट किया जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इससे हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास फाइनल जो रिलेशन आता है वो आता है वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हाफ एम वी स्क्वायर जो है ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम यू स्क्वायर, दोनों को माइनस कर दिया तो यहाँ पे आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है कि जो हम वर्क करेंगे वो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो यहाँ पे हमने ये पार्ट किया। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो बड़ा सिंपल है, वैसे तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं 9-10 से ही। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखिए क्या होता है। अगर मैं एक बॉडी को, जैसे ग्राउंड पे अगर कोई बॉडी है और ये m मास की है और मैं इसको उठा के यहाँ से यहाँ ले जाता हूँ h हाइट पे, तो देखिए ये जो मैंने वर्क डन किया वो कितना किया, mg फोर्स लग रहा था नीचे की तरफ और करीब करीब इतना ही फोर्स मेरे को ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, तब ये बॉडी को मैं उठा सकता हूँ, ऊपर ले जा सकता हूँ, प्रोवाइडेड मैं जो एक्सीलरेशन दे रहा हूँ ये करीब करीब 0 के बराबर है, करीब करीब 0 के बराबर है। वेलोसिटी जो है वो भी 0 के बराबर है, हल्का सा वेलोसिटी, बिल्कुल धीरे धीरे उठा के मैं ले जा रहा हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे। अब ये हाइट h पे पहुंच गया तो इसमें क्या कितनी एनर्जी ये स्टोर हो जाएगी वो हम देखते हैं। तो मैं निकालता हूँ वर्क डन, और वर्क डन जो है ये है मेरे पास फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो ये है फोर्स मैंने लगाया है mg और जो डिस्प्लेस हुई है बॉडी वो हुई है h हाइट तक, तो ये वर्क डन मैंने किया है। अब ये जो वर्क डन है ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, तो मैं सीधा सीधा कह देता हूँ कि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है और इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U या W, और ये होती है mgh के बराबर। तो ये वर्क डन जो मैंने किया था ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया और इस तरीके से यहाँ पे ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ग्रेविटेशनल, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की हमने बात की है तो इसको बोला जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, चैप्टर बड़ा सिंपल है, हार्ड नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि ए बॉल
of mass 50 gram is dropped from a height of 20 meter. Find its velocity when it reaches ground. देखिए, एक बॉडी है और बॉल है एक, ये मास m है जो कि 50 ग्राम्स और इसको ड्रॉप किया जाता है हाइट h इज इक्वल टू 20 मीटर से। 20 मीटर से इसको ड्रॉप करते हैं। जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 0 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इसको ड्रॉप करते हैं। तो ग्राउंड पे पहुंचने पे इसकी जो वेलोसिटी है वो निकालनी है कि ग्राउंड पे जब ये पहुंच रहा है तो क्या वेलोसिटी है। लेट अस से मैंने यहाँ से छोड़ा था और ग्राउंड पे जब ये पहुंचता है तो जस्ट टकराने से पहले की वेलोसिटी जो है वो v है। ये इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 0 थी। तो हम यहाँ पे इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि भाई ये कन्वर्जन हुआ है पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में। देखिए यू पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखी है मैंने ये वेलोसिटी लिखी है, इनिशियल वेलोसिटी वो u है तो वो लिखा है मैंने। यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है इस जगह की अगर मैं बात करूँ तो ये पोटेंशियल एनर्जी है u0 और इस u0 की जब हम बात करेंगे तो ये होगा mgh, ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब देखिए ये है पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे। अब जब ये नीचे गिर रही है तो क्या हो रहा है कि जो ऊपर की पोटेंशियल एनर्जी जो है ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी और जब ये बॉटम को जस्ट टच करने वाली होगी तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में खर्च हो चुकी होगी। क्योंकि अगर मैं इस जगह पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ तो किसके बराबर है mgh और h जो है वो 0 है क्योंकि हाइट जो ज़मीन से है वो 0 है। तो ये u0 डैश आ गया विच इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ से आ गई पोटेंशियल एनर्जी जो 0 है। तो ये गई कहाँ ये पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो इस फॉर्म में हम देखते हैं तो ये सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी थी ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। हाफ mv², m से m कैंसिल हो गया, ये आ गया 2gh दैट इज इक्वल टू v² और या मैं कह सकता हूँ √2gh दैट इज इक्वल टू v और इनकी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। g मैं हमेशा ही 10 लेता हूँ कैलकुलेशन इजी करने के लिए, एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 होती है। h हाइट जो है वो 20 मीटर है और ये आ गया 20 यहाँ से और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये v आ जाएगा यहाँ से दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे कन्वर्जन हुआ है, जो मास का यहाँ कोई रोल नहीं था, कैसा भी मास हो कितना भी बड़ा मास हो, और एयर फ्रिक्शन को हमने नेग्लिजिबल लिया है, नहीं लिया है वहाँ पे। तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी बॉटम पे दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पे। अब मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा, वो है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। देखिए स्प्रिंग क्या होता है पहले इसको समझते हैं। तो स्प्रिंग का एग्जांपल लेते हैं हम। सबसे पहले स्प्रिंग सिस्टम में आपको समझाता हूँ क्या होता है स्प्रिंग, और इसके बाद इसको हम देखेंगे किस तरीके से इसमें एनर्जी जो है वो क्या स्टोर होती है। जैसे मान लीजिए ये स्प्रिंग है और इससे ये मास कनेक्टेड है और स्प्रिंग जो है जब अगर इसको हम हल्का सा खींचते हैं, मान लीजिए स्प्रिंग को मैंने हल्का सा खींचा तो ये तो थी x इक्वल टू 0। ये ऐसी पोजीशन थी कि स्प्रिंग ना तो स्ट्रेच्ड है ना कंप्रेस्ड है, और ये स्प्रिंग कांस्टेंट जो है इसका k है। मैं बताता हूँ अभी स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है। इसको मैंने खींच दिया x पॉइंट तक, मतलब x डिस्टेंस तक। तो यहाँ से क्या होगा कि आप इसको देखिए इस तरीके से कि जब हम
ये मान लीजिए स्प्रिंग है और इसको अगर कंप्रेस करते हैं तो जो हमारे ऊपर जो धक्का लगता है, हमारे ऊपर जो धक्का लगाएगी ये स्प्रिंग, इधर वाला पार्ट जो है ये इधर की तरफ धक्का लगाएगा, इस पोर्शन में इधर की तरफ राइट साइड में धक्का लगाएगा। उसी तरीके से लेफ्ट वाला पार्ट जो है ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, इस तरफ धक्का देगा। तो स्प्रिंग अगर नेचुरल लेंथ में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको कंप्रेस किया तो एक्सपेंशन का फोर्स लगता है, वापस अपनी नेचुरल पोजीशन में आना चाहती है स्प्रिंग। और स्प्रिंग को अगर मैंने एक्सटेंड कर दिया तो ये वापस अपनी नेचुरल पोजीशन में आना चाहेगी। जो राइट हैंड साइड है जो पोर्शन है उसको इधर की तरफ पुल करेगी मीन पोजीशन की तरफ, और जो लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन है उसको भी मीन पोजीशन की तरफ शिफ्ट करेगी। तो स्प्रिंग में एक खास बात होती है कि ये अपना डिफॉर्मेशन जो है वो नहीं चाहती, हमेशा नेचुरल पोजीशन में रहना चाहती है, जो ओरिजिनल पोजीशन है उसी में रहना चाहती है। एक्सपेंड हो गई तो वापस अपनी पोजीशन में आने की कोशिश करेगी, कंप्रेस करेगी तो वापस अपनी नेचुरल पोजीशन में आने की कोशिश करेगी। अब देखिए ये फोर्स लगाती है, मान लीजिए मैंने एक्सपेंड किया, जैसे इस केस में मैं बता रहा हूँ आपको कि ये स्प्रिंग है, इसको मैंने स्ट्रेच किया एक्स तक, तो डेफिनेटली बात है कि ये फोर्स लगाएगी अपनी मेन पोजीशन में आने के लिए। इसी तरीके से अगर मैंने इसको मास को थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया होता तो ये और ज़्यादा फोर्स लगाती। तो जो स्प्रिंग का जो फोर्स है, जो स्प्रिंग जो फोर्स लगा रही है, अगर मैं बात करूं कि इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में ये फोर्स लगा रही है और ये मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है, तो स्प्रिंग का जो फोर्स है ये प्रोपोर्शनल होता है माइनस ऑफ एक्स, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। बट नेगेटिव साइन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ से देखेंगे तो फोर्स जो लगेगा, एक्सपेंड अगर हो रही है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए नेगेटिव एक्स होगा, मतलब एक्स डायरेक्शन के नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब देखिए मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रोपोर्शनलिटी जब भी हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा और उसको हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ये वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, के जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। और अगर हम बात करें स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा तो मैं जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ। जैसे फोर्स जो है ये इसका जो मैग्नीट्यूड है वो के एक्स के बराबर है, तो वो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख देता हूँ एफ, दैट इज इक्वल टू के एक्स। तो के मेरे पास निकल के आता है, ये है फोर्स और डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट। तो x क्या है यहाँ पे, मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट है और f जो है वो फोर्स लगाया कि स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब इफ x इक्वल टू 1, अगर मैं कहता हूँ कि जो x है वो 1 है, कोई भी यूनिट है 1, तो k बराबर आ जाएगा f डिवाइडेड बाई 1, तो यहाँ पे आ जाएगा f। तो यहाँ पे आ गया स्प्रिंग कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू फोर्स। स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो फोर्स के बराबर है। किस फोर्स के बराबर है? ये उस फोर्स के बराबर है जब मैंने डिस्प्लेस किया है 1 यूनिट से, 1 यूनिट से इसका डिस्प्लेस किया है, 1 यूनिट से इसको डिस्प्लेस किया है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट बराबर हो गया उस फोर्स के जो इसका डिस्प्लेसमेंट 1 यूनिट से कर देता है। ऐसा यूनिट में करेंगे तो ये के जो है x जो है ये 1 होगा और x 1 होगा, 1 मीटर होगा, तो ये k बराबर आ गया f। अब देखिए इसकी यूनिट क्या है, तो यूनिट क्या आ जाएगी, यूनिट ऑफ के अगर मैं बात करूं तो यूनिट ऑफ के आ जाएगी न्यूटन पर मीटर। ये न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट आ जाएगी, क्योंकि ऊपर जो है ये तो है फोर्स, ये न्यूटन में है, और नीचे जो है क्वांटिटी जो ली है x वो मीटर में है, तो ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर दैट इज इक्वल टू के। ये के है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ से स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो अब स्प्रिंग कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? स्प्रिंग कांस्टेंट आप इस तरीके से समझिए कि जैसे ये फोर्स है यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत मोटी स्प्रिंग होगी तो मेरे को इसको एक्सपेंड करने में बहुत जोर लगाना पड़ेगा, तो स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा। और दूसरा है कि अगर पतली सी स्प्रिंग होगी, हल्की फुल्की स्प्रिंग है, तो उसको मेरे को कंप्रेस करने में या एक्सपेंड करने में ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो कम होगा। ये बहुत सारे पैरामीटर पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ स्प्रिंग्स भी अलग होती है, बट यहाँ हम जो आपके कोर्स में है वो सिंपल स्प्रिंग की बात कर रहे हैं। सिंपल स्प्रिंग ली हमने और उसका जो है स्प्रिंग कांस्टेंट निकाला। तो ये बहुत फैक्टर पे डिपेंड करता है, मटेरियल भी कैसा है, मटेरियल किस तरीके का है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे के डिपेंड करता है। बट यहाँ हम सिंपल लेके चलते हैं, तो
K जो हुआ ये हुआ फोर्स के बराबर जो यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए जरूरी है। अब मैं एक छोटा सा पार्ट लेता हूं आपके लिए कि एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेचिंग ए स्प्रिंग, एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेचिंग ए स्प्रिंग। स्प्रिंग में कितनी एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है अगर मैं उसको स्ट्रेच करता हूं तो देखिए क्या होता है कि लेट अस से ये एक वॉल है और इससे क्या है कि ये मास कनेक्टेड है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है K है और मैंने क्या किया कि इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया, मान लीजिए x तक डिस्प्लेस किया तो ये फोर्स लगा इधर की तरफ। मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ केवल, डायरेक्शन मैंने आपको बताई दी थी वैसे नेगेटिव होगी इसकी, बट यहाँ पे फोर्स जो है ये kx के बराबर है। अब मैं बात करता हूँ कि हल्का सा मैंने इसको जरा सा आगे जो है और डिस्प्लेस कर दिया, तो dx से अगर मैंने डिस्प्लेस किया तो मेरे को क्या वर्क डन करना पड़ा, तो मैं इस तरीके से लिखूंगा dw दैट इज इक्वल टू f इंटू dx। तो यहाँ पे आएगा dw और यहाँ पे आएगा kx और मल्टीप्लाइड बाई dx। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मैंने इसको डिस्प्लेस किया है समथिंग फाइनल पोजीशन A तक, ए एम्पलीट्यूड बोला जाता है फाइनल पोजीशन। तो लेट अस से ए तक मैंने डिस्प्लेस किया है तो कितना वर्क डन मेरे को करना पड़ा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा मैं 0 से w dw और यहाँ पे जो मैं लिखूँगा x, जो मेरा पार्ट चेंज हुआ है वो हुआ है 0 टू a और ये आया है kx dx। dw का इंटीग्रेशन हो जाएगा w और यहाँ से आ जाता है 0 से w, यहाँ पे आ गया k और ये पार्ट जो है 0 टू a और x dx आ जाता है। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आता है w माइनस 0 और ये है k और x का इंटीग्रेशन हो जाता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 0 से मैंने स्ट्रेच किया है a तक तो यहाँ पे आ जाएगा k और यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे w आ जाएगा दैट इज इक्वल टू हाफ k a स्क्वायर। तो यहाँ पे ये मैंने डेरिवेशन आपको करके बताया कि जो वर्क डन है ये किसके बराबर होता है, ये होता है वर्क डन हाफ के ए स्क्वायर या हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर एक्स तक खींचा है तो एक्स ले लीजिए, या मतलब जहाँ तक भी डिस्प्लेसमेंट है वहाँ पे उस वैल्यू को आप ले लीजिए। तो ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन जो है ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है और मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ हाफ के ए स्क्वायर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी जो है स्प्रिंग में कितनी स्टोर हुई है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है हाफ के स्क्वायर की फॉर्म में स्टोर हुई है। देखिए आगे हम और भी एग्जांपल लेंगे, आज मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा। तो आगे के पार्ट में भी हम इसी तरीके के क्वेश्चंस और इसी तरीके की थ्योरी वगैरह आपको हम बताएंगे। तो आज का जो लेक्चर है पार्ट 2 वर्क एनर्जी पावर का वो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।